निज़ार साहब, कल के मैच के बारे में बताइए, फुटबॉल मैच के बारे में। इंग्लैंड ने बड़ा ज़बरदस्त शानदार आगाज़ किया और ईरान को उन्होंने शिकस्त जो है वो उनको सामना करना पड़ा शिकस्त का। बताइए व्हाट्स योर टेक? मेरे ख्याल में जो है वो ओवरऑल मैच को आप किस तरह से देखते हैं? जो इंग्लैंड के कोच हैं गैरेथ साउथगेट, उन पे ये काफ़ी हद तक वो उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है अभी तक कि वो थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं अपनी गेम में, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को से सीखा या शायद उसको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कल ईरान के खिलाफ बहुत ही अटैकिंग टीम उतारी। नॉर्मली उनकी फॉर्मेशन होती है 5 एट द बैक, 2 इन द मिडल एंड 3 फॉरवर्ड। कल उन्होंने ये किया 5 एट द बैक की बजाय 4 एट द बैक खिलाए, 4 डिफेंडर खिलाए 5 डिफेंडरों के बजाय। इससे उसके अलावा उन्होंने एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जगह अटैकिंग मिडफील्डर माउंट को मौका दिया, मेसन माउंट को, और साथ ही साथ उन्होंने फुल फ्लेज अटैकिंग फुटबॉल खेली। जैसे इसके बरक्स जब हम ईरान पे आते हैं, ईरान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ईरान एशिया की सबसे हाईली रैंक टीम है। अगर आप एशिया की जो टीम जिस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करी हैं, आप कतर देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ कोरिया, ईरान से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन ईरान का बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच था। दे प्लेड 5 एट द बैक, 5-4-1 उनकी फॉर्मेशन थी, 5 डिफेंडर थे, 4 मिडफील्डर थे और सिंगल लोन स्ट्राइकर था। तो उस फॉर्मेशन, डिफेंसिव फॉर्मेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा शेल में चले गए ईरान। इंग्लैंड ने उसको कैपिटलाइज किया। 30-35 मिनट तक तो उन्होंने गोल पड़ने से रोक लिया। डेफिनेटली इंग्लैंड का 5th फीफा रैंकिंग के एतबार से 5वें नंबर पे टॉप टीम है जी। लेकिन जब उन्हें पहला गोल किया उसके बाद फ्लड गेट्स खुल गए और एक के बाद दीगरे गोल होते रहे और एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा कि इंग्लैंड हमेशा हर वर्ल्ड कप में परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाता और हमेशा ओवररेटेड टीम कहला जाती है, बट लास्ट 4-5 ईयर से इनकी परफॉर्मेंसेज चाहे यूरो कप की बात करें या फीफा वर्ल्ड कप में बेहतर होना शुरू होगी, तो इसकी क्या रीज़न नज़र आती है आपको? ये बड़ा इनका इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इंग्लैंड के हम प्लेयर्स देखें और जो 10 साल पहले इनके प्लेयर्स देखें, जो 10 साल पहले इनके प्लेयर्स से जो मौजूदा लॉर्ड से शायद बहुत बेहतर थे। अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल देखें तब इनके पास लैम्पार्ड था, जेरार्ड था, टेरी था, फर्डिनेंड था, अटैक में रूनी था। ये अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखें तो ये प्लेयर्स प्रेजेंट लॉर्ड से शायद बेहतर थे। जो ये प्रेजेंट लॉर्ड है शायद इनमें इतने स्टार प्लेयर्स नहीं है। छोटे क्लब से आए हैं मोस्टली लड़के, देख रहा था मैं। कुछ अच्छे क्लब, मतलब मिक्स है। कोई बहुत कह लें कि अच्छे क्लब से भी खेलते हैं लोग, कुछ कह लें कि, लेकिन एज अ टीम गैरेथ साउथगेट को क्रेडिट जाता है कि उसने इतनी मेहनत की इन पे और उनको पिछले फीफा वर्ल्ड कप में भी इनको सेमीफाइनल तक लेके गए और जो यूरो कप हुआ है रिसेंटली उसमें ये फाइनलिस्ट थे और जो प्रेजेंट वर्ल्ड कप है इसमें भी इनसे काफ़ी हम तवक्को कर सकते हैं ये आगे तक जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और ये ख़ास तौर पे जो कल ग्रुप बी के तनाजुर में ये बड़ा कह लें कि अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। जिस तरह इंग्लैंड ने तो अपना 6-2 से ईरान को हरा के काफ़ी हद तक अपनी जगह पक्की, एक्सपेक्टेड भी था जी। अब जो दूसरा इंटरेस्टिंग मैच था वो यूएस और वेल्स का था जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि अगर हम ग्रुप बी में देखें, ग्रुप बी में इस टाइम इंग्लैंड है, यूएस है, वेल्स है और ईरान है जी। तो फर्स्ट स्लॉट तो मोस्ट लाइकली उसके फेवरेट हैं इंग्लैंड ही है। जो सेकंड स्लॉट है क्वालिफिकेशन का, क्योंकि 4 में से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी राउंड ऑफ 16 की, जो सेकंड स्लॉट है वो यूएस और वेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो 1-1 टाई हो गया। अब सेकंड स्लॉट इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रुप बी के लिए कौन क्वालिफाई करता है। रैंकिंग में भी बड़े क्लोज थे ये। बिल्कुल आपका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। यूएस की रैंकिंग 16 नंबर है फीफा, वेल्स की रैंकिंग 19 है। और जो अगर हम इस मैच को डिस्कस करें यूएस और वेल्स को, यूएस ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, स्टार्ट में बड़े डोमिनेंट रहे। हालांकि ऑन पेपर वेल्स की टीम मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ क्योंकि वो ऑन डेली बेसिस, एक तो वो यूरोपियन फेडरेशन से बिलोंग करते हैं। जो यूरोपियन फेडरेशन से में जो टीम्स होती हैं उनका ऑन डेली बेसिस अच्छी टीम से कम्पीट करना पड़ता है, जिसमें कह लें कि इंग्लैंड है या उनको बाकी जो यूरोपियन टीम्स है, हिस्टोरिकली यूरोपियन टीम्स टॉप पे रही हैं, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस। तो यूएस जो है, यूएस की जो फेडरेशन है जिससे वो करते हैं, जिसके थ्रू उन्होंने क्वालिफाई किया, कॉनकाकैफ जिसको कहते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, उसका स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल यूरोपियन यूएफा जितना अभी तक नहीं। तो इस लिहाज से हालांकि रैंकिंग में यूएस वेल्स से ऊपर है लेकिन वेल्स की टीम मैं समझता हूँ कह लें कि कंपैरेटिवली बेहतर है। खासतौर पे गैरेथ बेल है, उनके बहुत आउटस्टैंडिंग स्ट्राइकर हैं। तो शुरू में यूएस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था जी। लेकिन उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर ले और सेकंड हाफ में फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 83rd मिनट में बेल ने पहले पेनल्टी विन की और उसके बाद पेनल्टी विन करके कन्वर्ट करना ये बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली ये बड़ा साइकोलॉजिकली मुश्किल होता है कि
एक तो आप पेनल्टी विन भी कर लो फाउल, तो उसके बाद और प्रेशर सिचुएशन में बड़ा प्रेशर पेनल्टी थी, क्योंकि अगर वो हार जाते वेल्स यूएसए, उनके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वेल्स के लिए इंग्लैंड को हराना मुश्किल होना था। तो इस लिहाज से ये बड़ा क्रूशल मैच था। सही। इरफान साहब, पाकिस्तान कब लोहा मनवा रहा है अपना फुटबॉल की दुनिया में? ये हम पहले ट्रांसमिशन कर रहे हैं इनके साथ, तो उसमें भी डिस्कशन नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसमें ये देखे ना कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है फुटबॉल को। थोड़ा सा हमने जो मिनिस्टर थे फैसल साले हयात, उस दौर में थोड़ा बहुत सुनने को आया। अब तो मेरा ख्याल है रैंकिंग में भी कहीं हम स्टैंड नहीं कर रहे फुटबॉल के अंदर। और मैंने जिस तरह शायद पहले भी जिक्र किया था कि हॉकी के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है, उसको प्रो लीग खेलना था एक ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो 8 करोड़ रिक्वायर्ड था, जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। जब आप नेशनल स्पोर्ट्स को, जिसमें आप 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन, अभी भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन है, आपकी उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो फुटबॉल तो आप सोचे भी ना। बट एक बड़ी अज़हर भाई, आप भी उसमें ज़रूर शेयर करें कि हमारा जो स्ट्रीट बॉयज है वो जाके कंपटीशन खेलते हैं, कभी हमेशा ना कोई और विन करके आते हैं। इनके तीसरी नंबर पे प्रॉब्लम है चाइल्ड फुटबॉल तो में। क्या अगर उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट की जाए, आपको लगता नहीं कि वही लड़के हमें शायद कोई टाइटल लग जाए? या फिर इदारों के पास पैसे नहीं है तो स्पॉन्सर्स ढूंढ ले। हाँ, है अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक सेटअप होता है उसका बहुत रोल होता है किसी भी टीम को ग्रूम करने के लिए। जो डेवलप्ड जो टीम्स इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में आगे हैं, जो ममालिक आ गए हैं, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। वो आप देखें, लियोनेल मेसी है, बहुत बड़ा कह लें कि स्टार है। नॉर्मली वहाँ पे यूरोप में या साउथ अमेरिका में जो क्लब्स हैं, वो एट द एज ऑफ 3 लड़कों को फुटबॉल एकेडमी में डाल देते हैं, और एट द एज ऑफ दे स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल एट द एज ऑफ 3, सो बाय द टाइम दे रीच 18, वो इतने उनके अंदर कह लें प्रो हो चुके होते हैं। और साथ ही साथ जो उनका ऐसा एकेडमीज का सेटअप ऐसा होता है कि ना सिर्फ जो अगर वो टैलेंट आइडेंटिफाई करने, तो उनके स्काउट्स बहुत एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिवली वो देख रहे होते हैं कि ये अगर कोई लड़का नया निकल रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसको ऐसा पैकेज देते हैं कि एकेडमीज उसकी जो स्कूल की कॉस्ट है वो भी बेयर करती है। इवन अगर वो कोई ऐसे घराने से हो कि जहाँ पेरेंट्स उसके इतने अफोर्डिंग नहीं हो, वो इवन वो उनका खर्चा तक बर्दाश्त करते हैं, ताकि साथ साथ वो अगर फुटबॉल तो सीख ही रहा है, साथ साथ वो उसकी वैसे भी एजुकेशन भी होती रहे, और ये वो तो जी इजहार साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 3 साल की उम्र में बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तो अलमिया ये भी है कि 3 साल का बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। माँ बाप को लगता है बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा तो बोल नहीं सकता। 5 साल का जाता है। 5 साल का हमारा एक और अलमिया भी है, 5 साल का बच्चा होगा। अब शुरू हो गया 3.5 साल, लेकिन नॉर्मली यही होता है। नॉर्मली यही होता है कि 5 साल। मैं अपनी फैमिली के अगर एग्जांपल लूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये लगता है कि बच्चा 5 साल का स्कूल जाना चाहिए। हमारे 2 अलमिया है, एक तो ये है कि बच्चा हमारा स्पोर्ट्स वो खेलता है जो बिल्कुल नकारा बच्चा होता है, जो ना स्टूडियो से ना कुछ है, इसे स्पोर्ट्स में डाल दे। और दूसरा ये कि हमारा तो इधर 20 साल के बच्चे को भी नहीं पता होता मेरी डायरेक्शन क्या है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, जो कि एजुकेशन भी है, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किस लाइन को चूज करना है। तो हमारा तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म ही डिफाइन नहीं किया। इरफान साहब की बिल्कुल बात ठीक है। आप आर्ट्स रिलेटेड जितनी भी चीजें स्पोर्ट्स हैं, उसमें पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा नालायक है तो उसको खेल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त करें कि हमारा ये कल्चरल डायलेमा भी है कि हम बच्चों को अब स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज नहीं करते। हमारा बड़ा बच्चों के हवाले से बड़ा यूनिडायमेंशनल अप्रोच होता है कि बस ग्रेड्स, यार तुमने अच्छे लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स लो, रट्टा लगा लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। लेकिन इन ऑर्डर टू बी अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स बड़ा कह लें कि इंपॉर्टेंट फैसेट है। और बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं बड़ा सीखते हैं, उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, उनके अंदर ड्राइव आती है, चैलेंजेस को रेजिलियंस होती है, बड़ा पर्सनैलिटी को कह लें ग्रूम करता है। आप बहुत इवॉल्व करते हैं, और कहा यह जाता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जापानीज बड़ी प्यारी saying है एक, उसमें है कि जिन कौमों के खेल आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं, उनके अस्पताल आबाद होते हैं, उनके खेल वीरान होते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यही रौला होता है कि सेहत के लिए कितना बजट है इस साल, ठीक है, और क्या सरकारी अस्पतालों में जो है वो। अब ये देखे ना, नीरज चोपड़ा जो था जिसने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो विन किया था, उसका जो बजट था एक साल का वो 10 करोड़ था, ठीक है। हमारी पूरी ओलंपिक फेडरेशन का जो बजट था दैट इज ओनली 2 करोड़। आप इधर से प्रायोरिटी का अंदाजा लगाएं कि एक प्लेयर पे क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और आप कहते हैं कि रॉ टैलेंट जो है वो खुद ब खुद ही मेहनत करे, खुद ब खुद ही आपके तहत वाला है साहब। इसका मतलब है कि हम हर बार बस यही शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बॉल्स, फुटबॉल्स एंड यू नो जो चल रहा है अभी आजकल के सियालकोट में बन रहे हैं, हैंडमेड हैं, और तो बस यही चलता रहेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, इजहार इस पर तवज्जो ना दी गई तो
इज़हार साहब जल्दी से आपको कमेंट लेना चाहेंगे आज के मैचेस के हवाले से भी। आज प्रोबेबली पहला जो मैच है सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का है। आज 4 मैचेस हैं। जी 4 मैचेस। पहला मैच है सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का, उसके बारे में बताइएगा। ये बड़ा कह लें कि बड़ा मिस मैच है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। अर्जेंटीना नंबर 3 फीफा रैंक्ड है, कोपा अमेरिका के चैंपियंस हैं जो उनका कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया जो है 51 इनका फीफा रैंकिंग है। जो अर्जेंटीना है इनका आपको पता है मेन प्लेयर बड़ा मशहूर और मरूफ लियोनेल मेसी इनका मेन प्लेयर है, और ये हो सकता है इसका आखिरी वर्ल्ड कप हो। तो इसकी ख्वाहिश होगी कि मैं, क्योंकि ये हर कंपटीशन जीत चुका है वर्ल्ड कप के अलावा, तो इसकी ख्वाहिश होगी कि मैं इन ऑर्डर टू गो डाउन एज अ ट्रू ग्रेट इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल मैं वर्ल्ड कप जीतूँ। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया की कोशिश होगी कि कम से कम गोल डिफरेंस से हम गोल डिफरेंस इतना ज़्यादा ना हो, यही इनमें मेरा। उसके बाद मैच है डेनमार्क एंड ट्यूनीसिया का। ये ग्रुप डी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ग्रुप डी में बाकी एक डेनमार्क ट्यूनीसिया के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है। ग्रुप डी की अगर हम डायनामिक्स चेक करें, फ्रांस, डेनमार्क, ट्यूनीसिया, ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रांस तो करंट वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, वो टॉप टीम है। जो सेकंड स्लॉट है उसके तनाजुर में डेनमार्क और ट्यूनीसिया का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये मैच जीतेगा उसको उसके चांसेस हैं कि वो फ्रांस के साथ इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाए। ठीक है। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क के मेन प्लेयर्स क्रिस्टियन एरिक्सन है, उस पर वो काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। जी। मैक्सिको एंड पोलैंड का भी आज रात 9 बजे मैक्सिको पोलैंड का। ये ग्रुप सी में जो और एक तो अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको और पोलैंड है। ये 4 टीमें ग्रुप सी में। अर्जेंटीना तो उससे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ग्रुप टॉप करेंगे। तो और सेकंड स्लॉट के लिए मैक्सिको और पोलैंड बड़ा क्रूशल मैच है, क्योंकि मैक्सिको 13 नंबर पे है फीफा रैंकिंग्स में, पोलैंड 26 नंबर पे है। मैक्सिको ने क्वालिफाई किया है कॉन्काकैफ से, जो सेंट्रल अमेरिका की इनकी फेडरेशन है। पोलैंड ने थ्रू प्लेऑफ क्वालिफाई किया यूरोप से। मैक्सिको के राउल जिमेनेज स्ट्राइकर हैं, और जो इम्पोर्टेंट है पोलैंड के जो मेन प्लेयर लेवेंडोस्की हैं, जो बड़े कह लें कि इस टाइम बहुत प्रोलिफिक यूरोपियन लीग में खेल रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूशल मैच होगा। और उसके बाद आज रात 12 बजे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के। ये बड़ा मैच। ये कह लें कि ये भी ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच होगा। जी ये काफ़ी हद तक इसमें भी ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो एशियन टीम की परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में कोई इतनी अच्छी नहीं रही। आप देख लें कि ईरान है या कतर है, जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ऑस्ट्रेलिया हालांकि है तो ये ओशियानिया में आता है, लेकिन इन्होंने रिसेंटली ये AFC फेडरेशन के एशियन फेडरेशन के पार्ट हो गए, इन्होंने भी उस रूट के थ्रू क्वालिफाई किया। ओके। तो ये भी अच्छा, कल वो एक मैच हम मिस कर गए, नीदरलैंड और सेनेगल का। अब मैंने तो देखा सेनेगल बहुत अच्छा खेला, अगर उसकी गोल शॉट्स देखे, अनलकी थोड़ा सा रहे उनके कीपर की, मेरा ख्याल है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस करके 100% एग्री करता हूँ। सेनेगल जो है उनका मेन प्लेयर सादियो माने है, वो अनलकीली इस टूर्नामेंट के लिए इंजर हो गया है। उसके बावजूद कल सेनेगल ने नीदरलैंड से मेरे ख्याल में बहुत बेहतर खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल में मोमेंटम बहुत मैटर करता है। जब आप डोमिनेट कर रहे हो तो यू हैव टू कन्वर्ट योर चांसेस। जो उनको चांसेस मिले सेनेगल को, वो उसको कन्वर्ट ना कर पाए। नीदरलैंड्स ने एक तो दे रिमेन टाइट एट द बैक, आप देखें अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हुई, लेकिन दे रिमेन टाइट और उनके कीपर ने बहुत, लेकिन जो नीदरलैंड्स को अपॉर्चुनिटीज मिली 83rd मिनट में नहीं कर पाए। नीदरलैंड ने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, सेनेगल ने अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया। तो इस वजह से नीदरलैंड्स कह लें कि बीइंग अ क्लिनिकल टीम उन्होंने बड़े लास्ट 7-8 मिनट के अंदर 2 गोल करके, और मैं खुद आपसे एग्री करता हूँ सेनेगल अनलकी रहे। आप इतना अच्छा उनसे कीपर, मेरा ख्याल है एक डिफरेंस बात करें ना दोनों टीम में, तो कीपर का डिफरेंस था। उनके कीपर ने बड़े खूबसूरत सेव किए, 3-4 गोल सेव भी अच्छे थे। और वैसे भी नीदरलैंड्स का जो डिफेंस है वो काफ़ी हद तक नेथन एके हैं उनके लेफ्ट सेंटर बैक, सेंटर में वर्जिल वैन डाइक हैं, बड़े कह लें कि एस्टैब्लिश्ड डिफेंडर है, डीलेट राइट सेंटर बैक है। तो नीदरलैंड्स का डिफेंस बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। सेनेगल मिस कर रहे थे सादियो माने को। अगर सादियो माने होता तो जैसे स्ट्राइकर होता तो आई एम श्योर जो इनको चांसेस मिले हैं उन्होंने कन्वर्ट कर लेते और वो इसको विक्ट्री में। लेकिन देन अगेन आई रेकन के सेनेगल डू हैव द पोटेंशियल टू गो अ लॉन्ग वे इन दिस टूर्नामेंट। इज़हार बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाइम कम है, और इरफान सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।